हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चला रहे थे, आज पार्ट नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम बताने जा रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। आपको पता ही होगा कि हवा बोले या निर्वात बोले, उसमें प्रकाश की चाल कितना होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा 2 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। उत्तल होता है कि समतल होता है कि अवतल होता है, या उत्तल और अवतल ये होता है। तो हमने बताए थे कि सर्च लाइट में, जो पिछला वीडियो में पार्ट 2 में बताए थे और 1 में, कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है हमेशा वह अवतल ही होता है। कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? आपका अवतल होता है। परावर्तक सतह किस प्रकार हो जाएगा? अवतल। अब प्रश्न संख्या 3 पर देखिए। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य होते हैं 2 नियम। अब यहाँ पे समझिएगा कितने नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ये हमारा प्लेन मिरर है। क्या है? समतल दर्पण। ये हो गया आपका क्या? समतल दर्पण हो गया। और जब समतल दर्पण पर जब कोई भी किरण पड़ती है तो ये हो गया आपतित किरण। ये क्या हो गया? आपतित किरण। जब इस पर के जब वापस जब लौटती है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसे? हम परावर्तित किरण बोलते हैं। जब आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इस पर जो लंब जो डलाता है, इस पर क्या होता है? जो लंब डलाता है इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों जो जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। जब समतल दर्पण पर जो भी किरण जब पड़ती है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण। जब वापस जब लौट जाती है तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ये मेरा अभिलंब हो गया। और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन के तो नियम तो हो गया 2। कौन कौन होता है चलिए बताते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं हम लोग आई। इसे बोलते हैं आपतन कोण। इसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। तो कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों के तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों के तीनों कितने क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण बराबर होगा आपका परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गए? 2। इसी प्रकार जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। जब हम उस पार्ट में जब आएंगे तो उसका हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर कितना हो गया? 2। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता केंद्र के बीच का संबंध क्या है? रिलेशन दे दिया। r बराबर 2r, f बराबर r/2, f बराबर r और r बराबर f/2। इसमें संबंध बताना है। फोकसांतर हो या फोकस हो, उन सभी को हम लोग सूचित करते हैं f से। फोकसांतर हो या फोकस हो,
उसको किससे सूचित करते हैं? एफ से। और वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें संबंध बताने जा रहा है। तो संबंध यह होता है कि वक्रता त्रिज्या और पक्षांतर के बीच f बराबर r/2 का संबंध होता है। क्या होता है? f बराबर r/2 का संबंध होता है। क्या होता है? f बराबर r/2 का। अगर इसी से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो r बराबर क्या आ जाएगा? 2f। दोनों के दोनों सही है। अगर ऑप्शन में ये है तो ये मार दीजिए और ये है तो ये टिक कर दीजिए, अन्यथा दोनों है तो ऑप्शन में दोनों जरूर लिखा हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन में है कि गोलीय दर्पण में पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। तो f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं हम। अब प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार का बनता है? एक उत्तल दर्पण से सदैव कह रहा है प्रश्न में 15 नंबर प्रश्न में कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। मतलब क्या कि उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहा है। कौन सा दर्पण के बारे में? उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब किसके और किसके बीच बनता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र या अनंत के बीच, या ध्रुव और फोकस के बीच कहता है, या कहीं भी बन सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, किसके बीच बनता है? ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। ये मेरा हो गया प्रधान अक्ष। ठीक है, ये प्रधान अक्ष और ये आपका क्या हो गया? ध्रुव। ये क्या हो गया आपका? ये ध्रुव हो गया। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई भी वस्तु को हम रख देते हैं, ए और बी को वस्तु को रख दिए। ठीक है, ये परावर्तित करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? परावर्तित। यहाँ हो गया आपका वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया आपका? ये वक्रता केंद्र हो गया आपका। ये आपका वक्रता नहीं, सॉरी, ये आपका कहां से आएगा? ये फोकस हो गया आपका। ये फोकस हो गया। अब यहां से जाएगा ये वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। यहां पर जो कटा, ये जो कटा यहाँ पर दोनों, ये ए डैश और ये बी डैश हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है ये मेरा ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र है, सी हो जाएगा। वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश। किसके किस पर बना है? पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच में बना है। पी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव और एफ को बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना। किसके बीच में प्रतिबिंब बना? ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना। चलिए 15 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 16 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 16 नंबर प्रश्न में कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में, आभासी या काल्पनिक। ठीक है, आभासी या काल्पनिक के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले अवतल की बात करते हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी भी होता है या वास्तविक भी होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका? हमेशा काल्पनिक बनेगा। अब आते हैं समतल दर्पण की बात करते हैं। तो समतल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। उत्तल
अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। तो प्रश्न में कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। तो ध्यान दीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। कह रहा है कि प्रकाश कैसे गमन करती है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है कि प्रकाश जो गमन करती है हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करती है। जैसे कि अगर कोई ये प्रकाश है आपका, ठीक है, ये क्या है? प्रकाश, और ये जा रहा है प्रकाश हमेशा कैसे गमन करेगी? आपका एक सीधी रेखा में ही गमन करेगी। प्रकाश कैसे गमन करेगी? सीधी रेखा में। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि किसी बिंब, हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में, बिंब बोले तो वस्तु, बिंब बोले तो वस्तु। कह रहा है किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। आवर्धन को हम लोग, आवर्धन को m से सूचित करते हैं और आवर्धन का मान क्या दे दिया है? निगेटिव दे दिया है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगा या उल्टा होगा? वास्तविक उल्टा या वास्तविक सीधा, आभासी सीधा, आभासी उल्टा होगा। पहले तो प्रतिबिंब समझिए, प्रतिबिंब कहते हैं किसको? अगर मान लिया जाए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, डिफिनेशन की बात करें तो वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु की, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, सॉरी आवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, ठीक है। और आवर्धन का यहाँ दे दिया है आपका कि आवर्धन जो है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है। अब ध्यान दीजिए, जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तब, और जब आवर्धन धनात्मक होगा तब, दोनों केस समझिएगा, ठीक है। जब आपका आवर्धन ऋणात्मक होगा तब उसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आपका वास्तविक तथा उल्टा। ये कंडीशन कब के लिए है? जब आवर्धन ऋणात्मक होगा, जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो उसकी प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। लेकिन जब आवर्धन आपका धनात्मक होगा, जब आवर्धन आपका धनात्मक होगा तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ये होगा काल्पनिक, और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, काल्पनिक तथा सीधा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक तथा सीधा हो जाएगा आपका। फिर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आवर्धन जब ऋणात्मक रहेगा तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। और जब आवर्धन धनात्मक होगा तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी काल्पनिक तथा सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक तथा सीधा। क्वेश्चन में कहा है आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ध्यान दीजिए, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न यह है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या हम बताए थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दोगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या बराबर होती है? थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि अवतल दर्पण, या अवतल दर्पण कहिए या उत्तल दर्पण कहिए, दोनों में सेम ही होता है। अवतल दर्पण में और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है f बराबर r/2 कहिए या r बराबर 2f कहिए। क्या कहिए? r बराबर 2f कहिए। तो क्वेश्चन में कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, पहले फोकस दूरी हम इसको f बराबर 1/2 इंटू r लिख सकते हैं। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं?
1/2 को हम लोग बोलते हैं आधा। क्या बोलते हैं? 1/2 को आधा बोलते हैं। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, किसी भी दर्पण में हो। यहाँ पर उत्तल भी कह देगा, अवतल और उत्तल के लिए अगर यहाँ पे उत्तल कह देगा तो भी आधी होगा। अब इसी प्रश्न को उल्टा कर देगा, कह देगा जैसे यहाँ फोकस दूरी है तो इस फोकस दूरी की जगह पर आपको दे देगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और यहां दे देगा फोकस दूरी, यहां दे देगा फोकस दूरी। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। अब वक्रता त्रिज्या के बारे में चर्चा करिए। तो F बराबर होता है R/2, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो R बराबर 2F। तो क्वेश्चन में कह रहा है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना होता है। कितना होता है? फोकस दूरी के 2 गुना। फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 2 गुना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आंसर ए। लेकिन मेरा प्रश्न था क्या था यहाँ पर था फोकस दूरी। ये दोनों प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन को सही कर देते हैं। यहाँ पर था फोकस दूरी और ये था वक्रता त्रिज्या। दोनों प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या आपका पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या तुरंत बताए हैं। F बराबर क्या होता है? R/2। F का मान कितना दे दिया है? 20। R/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, R को 1 से गुना करिए तो R 20 गुना 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी।